इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें कहाँ से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले बात तो ये कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर हम बात करें हमारी इंडियन इकनॉमी की, तो हमारी इंडियन इकनॉमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम था और जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी इकनॉमी स्टेगनेंट इकनॉमी थी। स्टेगनेंट इकनॉमी का बेसिकली मतलब ये कि जो हमारा ग्रोथ था वो बहुत स्लो था या रुका हुआ था, ठीक है ना। अब वो ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली कॉलोनियल रूल जो चल रहा था उसकी वजह से। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल बेसिकली एक सिस्टम होता है ऐसा जिसमें एक रूलिंग कंट्री होती है, ठीक है ना, यानी कि जो रूल करती है, और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी होती है। तो जितनी भी पॉलिसियाँ रूलिंग कंट्री बनाता है वो उसकी कॉलोनी को फॉलो करना पड़ता है। तो वो आपको जैसे पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रूलिंग कंट्री थे और हमारा कंट्री जो है वो कॉलोनी था उसका। तो इस सिस्टम को बोल देते थे कॉलोनियल सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकनॉमी को एक्सप्लॉइट करा, ठीक है ना। तो अब जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकनॉमी के क्या फ़ीचर्स थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला मेन फीचर तो ये कि हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का या लाइवलीहुड का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 85% जो हमारी लोग थे या इकनॉमी थे वो एग्रीकल्चर पर निर्भर करते थे। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा या सबसे कह सकते हैं मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर था। एक फ़ीचर ये हो गया। इसके बाद दूसरा फीचर ये कि जो फार्मर्स थे वो जो भी क्रॉप्स उगाया करते थे वो मेनली बेचने के पर्पज़ से नहीं उगाते थे, वो उगाते थे अपने ही सिर्फ यूज़ करने के लिए। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ करता था। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। तो बेसिकली हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा करते थे, कमर्शियल फार्मिंग तब तक कुछ ऐसा थी नहीं। इसके अलावा तीसरा फीचर ये कि हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी। ऑब्वियसली बाद में वो डिस्ट्रॉय कर दी ब्रिटिशर्स ने, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो काफ़ी अच्छा था। और चौथा ये कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, जैसा कि आप जानते हो, और हमारी इकनॉमी बहुत ही सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्पेरस इकनॉमी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो ये मतलब कुछ फीचर्स ऐसे थे जो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे हुआ करते थे। अब इसमें हम अगर वन बाय वन कुछ सेक्टर्स की स्पेसिफिकली बात करें, तो जैसे हम पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर कवर करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे सबसे पहला करेक्टरिस्टिक था, आपने सुना होगा, ज़मींदारी सिस्टम, है ना। ज़मींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम, इसमें क्या होता था कि जो भी हमारे कह लो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक टैक्स कलेक्ट करना होता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, ज़मींदार्स को अपॉइंट करा और ज़मींदार्स को बोला कि आप हर महीने की किसी भी फिक्स तारीख को हमें टैक्स देना। अब ज़मींदार जो होते थे उनके पास सारा कंट्रोल होता था ज़मीन का, तो वो फार्मर्स से उस पर कल्टीवेशन करवाते थे, क्रॉप्स उगाते थे और फार्मर्स को बोलते थे कि आप वो सारा क्रॉप हमें दे दो लगान के फॉर्म पे। तो बेसिकली इस सिस्टम को हम ज़मींदारी सिस्टम बोला करते थे। तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारे फार्मर्स थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था और ज़मींदार जो थे वो एक अच्छा मतलब हैंडसम अमाउंट कमाया करते थे, लग्जरी लाइफ जिया करते थे, और जो एक्चुअल टिलर्स थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था बेसिकली। दूसरा फीचर था कमर्शलाइजेशन। अब ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को क्या फोर्स करा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाओ, है ना। कैश क्रॉप्स का मतलब ऐसी क्रॉप्स हो गई जिन्हें हम बाज़ार में आसानी से बेच सकते हैं। तो फार्मर्स जो हैं वो फिर धीरे धीरे कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे ताकि जो भी क्रॉप्स इंडिया में फार्मर्स उगाएं उन्हें ब्रिटिशर्स यूज़ कर सकें रॉ मटेरियल के तौर पर अपनी इंडस्ट्री में। तो बेसिकली ये पॉइंट आगे भी आएगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे सामान को रॉ मटेरियल की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो हम लोग एक्सपोर्टर बन गए थे ऑफ रॉ मटेरियल। तो कमर्शलाइजेशन था। और तीसरी चीज़ ये कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं लो प्रोडक्टिविटी थी। अब उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी। फॉलोइंग रीजंस हैं। लो प्रोडक्टिविटी होने के रीज़न ये थे कि एक तो हमारे पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, मतलब पानी टाइम से नहीं दे सकते थे, दिक्कत थी। रेन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी कि बारिश अच्छी हो गई तो फसल हो गई, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फिर नहीं होगा।
इसके अलावा हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे या नहीं कर पाते थे किसान, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं होते थे, इतना पैसा नहीं होता था। और टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत पुअर होती थी या लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे फार्मर्स, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी कम रहती थी। फर्टिलाइज़र्स का भी बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में। और चौथा फीचर अगर हम कहें एग्रीकल्चर के अंदर, वो था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी याद रखना है आपको, पॉइंट अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ज़्यादा डिपेंडेंस था वो किस पर था, रेनफॉल पर था। अच्छी रेनफॉल हो गई तो अच्छा इरिगेशन हो जाएगा, रेनफॉल नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली ये 4 फीचर्स हुआ करते थे। फिर अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें 2 मेन चीज़ें थी। एक था कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, है ना, डीके हो गई वो। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री भी थी उसका जो ग्रोथ था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो एक तरफ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरी तरफ मॉडर्न इंडस्ट्रियाँ जो थी वो बहुत स्लो ग्रो कर रही थी। तो अब ब्रिटिशर्स ने ये सब चीज़ें कैसे करी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मतलब कैसे तबाह करा, उसके कुछ टैक्टिक्स थे। जैसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये होता है कि भेदभाव करना। तो ब्रिटिशर्स देखो कितने चालू थे, जो हमारे देश से रॉ मटेरियल वो अपने यहाँ ले जाते थे वो तो उन्होंने फ्री कर रखे थे, मतलब कि उस पर तो कोई टैक्स नहीं था, है ना, फ्री एक्सपोर्ट कर रहे थे। और जो भी वो ब्रिटेन वाले अपने गुड्स इंडिया में बेचते थे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगा रखा था, वो भी फ्री इंपोर्ट कर रखे थे। लेकिन अगर मान लो कोई हमारा हैंडीक्राफ्ट वाला इंडस्ट्री वाला व्यक्ति बाहर गुड्स बेचेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा रखी थी। तो ये उनका एक तरह से भेदभाव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, की हमारे गुड्स पर बहुत ज़्यादा बाहर बेचने पर टैक्स लगा दिया, लेकिन अपने यहाँ ले जाएं या अपने गुड्स हमें बेचें तो वो फ्री कर रखे थे। तो ये उनकी टैक्टिक्स थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह करने की। दूसरा उन्होंने क्या चालाकी करी कि वो अपने ब्रिटेन के जो मशीन से बने हुए गुड्स थे वो सस्ते दामों में इंडिया में बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब जैसे कोई आपको बोले कि कोई अच्छी सी शर्ट आपको बाहर से मिल रही है वो भी 100 रुपये में, और इंडिया में बनी हुई हाथ से बुनी हुई शर्ट आपको मिल रही है 500 रुपये में, तो ऑब्वियसली आप भी सोचोगे कि चलो हम मशीन वाली अच्छी शर्ट सस्ते में मिल रही है वो खरीदते हैं। तो ब्रिटेन ने धीरे धीरे क्या करा, भारत के गुड्स को इतना कंपटीशन देना शुरू कर दिया कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड ही इंडिया में फिर धीरे धीरे कम हो गई। तो ये ब्रिटिशर्स की दूसरी चाल थी कि वो अपने गुड्स मशीन वाले सस्ते दामों पर हमें बेचा करते थे। तीसरा रीज़न हमारा अपना खुद था, हम कह सकते हैं सोशल रीज़न, यानी कि हमारा जो चेंज इन टेस्ट या चेंज इन प्रेफरेंस हुआ। अब जैसे ब्रिटिशर्स को देखकर आपका भी मन करा कृष भाई कि मैं भी जीन्स पहनूंगा, है ना, मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनूंगा। तो कई बार हमारे अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसे चेंज हो जाते हैं कि फिर हमने भी ब्रिटिशर्स के गुड्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से फिर हमारी डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब तबाह हो गई। इसके अलावा सरकार जो थी या जो हमारे राजा महाराजा भी थे उन्होंने भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को उतना ज़्यादा एनकरेज नहीं करा। तो जैसे बहुत पुराने ज़माने में तो जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो फिर भी कुछ सपोर्ट करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये लोग ख़त्म होना शुरू हो गए। तो ये एक पिलर बन गया कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसका क्या हो गया, डीके हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसमें स्लो ग्रोथ रेट हुआ। स्लो ग्रोथ रेट का मतलब है कि वो बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। अब उसमें भी मतलब कुछ पॉइंट्स है कि क्या मेन चीज़ें हैं। जैसे एक पॉइंट है लॉपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। लॉपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि बैलेंस्ड नहीं है, हाँ, बैलेंस ग्रोथ नहीं है। तो जैसे कि इनिशियली जैसे हम सिर्फ अगर बात करें तो हमारा मेन डेवलपमेंट सिर्फ क्या था, जो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स सेटअप हुए या कोल माइन सेटअप हुए। तो बस इसमें तो हम लोग शुरू में डेवलप कर चुके थे, लेकिन बाकी चीज़ों में हमने कोई खास डेवलपमेंट नहीं करा था। इसी तरह 20s में आकर मतलब 20th सेंचुरी में आकर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे हमने लगानी शुरू करी, जिसमें सबसे पहले कौन सी सेटअप हुई, टिस्को 1907 में। बाकी इसके अलावा हमारी बस थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री थी शुगर के फील्ड में, सीमेंट के फील्ड में या पेपर के फील्ड में। तो मतलब हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत लोप साइडेड थी।
थोड़ी सी इंडस्ट्रीज अच्छी डेवलप हो गई थी लेकिन बाकी इतनी नहीं हो पाई थी, तो इसको बोलते हैं लॉपसाइडेड ग्रोथ। अच्छा, दूसरा रीज़न जो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे स्लो ग्रोथ रेट का, वो ये कि हमारे देश के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी बहुत कम थी। कैपिटल गुड्स किसे बोलते हैं, आपने मैक्रो में पढ़ ही लिया, जैसे जो मशीन्स वगैरह होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर सकें, यानी कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वो बहुत ही कम थी हमारे देश में, और ब्रिटिशर्स भी उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनके गुड्स हम खरीदें जो ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारी मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी पीछे रही। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ऑब्वियसली इसीलिए जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो लिखा भी है कि कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम था। तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इसके अलावा एक और फैक्टर है स्लो ग्रोथ रेट का, कि लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बड़ा अच्छा पॉइंट है, वाजिब पॉइंट है, कि जो पब्लिक सेक्टर है मतलब जो सरकार थी वो भी सिर्फ कौन से सेक्टरों में सिर्फ इन्वॉल्व थी, या तो रेलवेज़ या पावर जनरेशन या थोड़ा बहुत पोर्ट्स वगैरह बनाने में या कम्युनिकेशन, बस। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो भी सिर्फ 2-3 चीज़ों में ही अपनी इन्वॉल्वमेंट दे रहा था, बाकी चीज़ों में नहीं दे रहा था। इस वजह से फिर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। अच्छा, तीसरा सेक्टर है जिस पर हम बात करते हैं वो होता है फॉरेन ट्रेड। अब हमारे फॉरेन ट्रेड कैसे थे? तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे फॉरेन ट्रेड थे उसमें मेजॉरिटी मोनोपोली किसकी थी? ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिशर्स की थी। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 कि ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बना दिया था या हम क्या बन गए थे? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सब तो हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से फिर हम लोग क्या खरीदना शुरू कर चुके थे? क्या क्या खरीदते थे? फिनिश्ड गुड्स। तो जितना भी फिनिश्ड गुड्स है वो हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री बन गया था जो हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स। दूसरी चीज़, हमारे 50% से भी ज़्यादा ट्रेड जो होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके पास साथ होते थे? ब्रिटेन के साथ होते थे। थोड़ा बहुत जो है वो चाइना या श्रीलंका के साथ होते थे। फिर 1869 में जब स्विस कैनाल ओपन हो गई तो उससे तो रास्ता और छोटा हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो फिर उससे तो ब्रिटिशर्स को हमारे साथ ट्रेड करने में और ज़्यादा आसानी मिल गई। और तीसरा ये कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारी इकनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस पर क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि जब इंडिया इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल, तो इंडिया के पास तो एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत सारा था, तो ये तो इंडिया के लिए अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन हम कहेंगे कि नो, ऐसा अच्छी बात नहीं इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस एक्सपोर्ट सरप्लस को हमारी इकनॉमी पे खर्च नहीं करा या हमारी इकनॉमी को ग्रो करने में यूज़ नहीं करा। इनफैक्ट उन्होंने उस सरप्लस को नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करा। नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ कौन सी? मतलब हाँ, जैसे लड़ाई झगड़ा, मतलब जो भी उनके वॉर हो रहे हैं वॉर एक्सपेंसेस में, या अपने अच्छे अच्छे आलीशान ऑफिसेस सेटअप कर लिए, या अपना अच्छी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो इंपोर्ट करने लगे। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए उस एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज़ करा, ना कि हमारी इकनॉमी को ग्रो करने के लिए करा। अभी आ जाएगा वो। इसके बाद कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब ये है कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बस कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्डकोर मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था? ज़्यादा था, हाई था। और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो हमें पता होना चाहिए, वो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का कॉन्सेप्ट जो होता है, हाँ, 1921 से पहले स्टेज 1 था, 1921 के बाद स्टेज 2 आ गया। तो वो स्टेज 1 या 2 का मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली स्टेज पर हो, मतलब स्टेज 2, जहाँ पे बर्थ रेट तो हाई है और डेथ रेट थोड़ा लो हो गया, कम हो गया, तो उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। तो 1921 के बाद बेसिकली हमारा बर्थ रेट तो हाई हो गया लेकिन डेथ रेट कम हो गया, तो फिर हम एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली जोन में आ गए थे। दूसरा, लिटरेसी रेट तो आपको पता ही है कि कम था, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, बहुत कम था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे हैं जो 1 साल से पहले मर जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा था, ये भी बेकार बात है।
हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो भी ओवरऑल बहुत पुअर थी, अच्छी नहीं थी। एयरबॉर्न डिजीज़ या वाटरबॉर्न डिजीज़ काफ़ी होते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी हमारे देश में काफ़ी कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि ऑन एन एवरेज कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा। एंड पॉवर्टी का भी स्तर हमारे देश में बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट उसका कोई अकाउंट नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी एट दैट टाइम। फिर इसके बाद जो अगला फीचर है या अगला मतलब पैरामीटर है जिस पर हम ऑन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि काम करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ पर किस तरह के थे या किस तरह का कामकाज चलता था। तो ऑब्वियसली जो हमारा अगर वर्कफोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसको हम बोल देते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद दूसरी बात, अगर हम ओवरऑल तीनों सेक्टर्स की बात करें तो तीनों सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन था ग्रोथ में या जीडीपी में वो बहुत ही अनइक्वल था, अनबैलेंस्ड था। क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा था, प्राइमरी सेक्टर, और जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर थे भी वो मतलब बहुत ही कम थे उस टाइम पर, तो बहुत ही नॉमिनल थे, बहुत ही छोटे थे। तो इसको बोल दिया अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बाकी अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब कि आपका रेलवे हो, रोड्स हो, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें बेकार थी। और अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन या हॉस्पिटल, वो सब चीज़ें भी बेकार थी। मतलब इन जनरल बातें, जैसे आप देख सकते हो, पहला है रेलवेज़। तो रेलवेज़ जो है वो हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्होंने वो बनाया तो अपने फ़ायदे के लिए था ताकि वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाएं, क्रॉप्स को बाहर आसानी से बेच सकें। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमें भी हुआ, क्योंकि हम लोगों को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने को मिल गया। तो रेलवेज़ को हम कह सकते हैं एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स की तरफ से। लेकिन अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड्स जो थी वो आम जनता के लिए इन टोटलिटी बेकार थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ कितनी रोड बनाई थी, कौन सी रोड्स बनाई थी, जो सिर्फ आर्मी को मोबिलाइज कर सकें या रॉ मटेरियल को शिफ्ट कर सके, बस। तो उन्होंने अपने पर्पस से उतनी ही रोड्स का कंस्ट्रक्शन करा था, राइट। बाकी इसके अलावा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो बहुत ही बेकार था, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये लिखा ही है। देन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो भी ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उतना ही बनाया था जो सिर्फ उनके पर्पस के लिए था, यानी कि उन्होंने सिर्फ अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही ये टेलीग्राफ्स निकाले या पोस्ट सिस्टम निकाले, लेकिन वो आम जनता के लिए बहुत महंगे थे। तो अगर कोई व्यक्ति वैसे सोचता है कि चलो मैं पोस्ट यूज़ करूँगा टेलीग्राफ, उसके लिए वो चीज़ फीजिबल नहीं होती थी। तो कम्युनिकेशन पर भी मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं उसमें कोई खास हमारे लिए नहीं करा। अच्छा, फिर एक इसमें टॉपिक आता है जो कई बार क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लेता है, वो ये कि ब्रिटिश रूल का आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या कहोगे। तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन तो थी ही, लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में आप अच्छे पॉइंट्स क्या क्या बताओगे। पहला तो रेलवेज़ का, कि रेलवेज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो वाकई में हमारा एक ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। दूसरा, उन्होंने हमें एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना सिखा दिया। तो पहले फार्मर्स जो है मान लो वो ज़्यादा अर्निंग्स नहीं कर पाते थे, लेकिन कमर्शलाइजेशन की वजह से अब वो उनकी अर्निंग्स क्या हो गई, बढ़ गई, और वो बाहर क्रॉप्स बेचना शुरू कर पाए। तीसरा देखो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनका बहुत बड़ा, कि उन्होंने मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम जो है वो हमें दिया। नहीं तो पहले हम बार्टर सिस्टम करा करते थे, ब्रिटिशर्स ने हमें पेपर मनी दिया, तो काफ़ी हमारे लिए मॉनेटरी सिस्टम पहले से बेहतर हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का इफ़ेक्टिव सिस्टम हमें मिला, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे या जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए थे, इनफैक्ट बहुत से वो रूल्स हम आज भी एज इट इज़ फॉलो करते हैं। आज भी बहुत सारे लॉ हमारे वो ब्रिटिशर्स के ज़माने के जो बने हुए हैं वो भी चले आ रहे हैं। तो हमें मतलब बैठे बैठाए बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए रेडीमेड एक फाउंडेशन मिल गई कि कैसे काम करना है, कैसे देश चलाना है। तो हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रिटिशर से बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। तो ये इसमें बेसिकली पूछ सकता है।